आज के टाइम पे अगर आप मार्केट में कोई भी प्रोडक्ट परचेज करने निकलें तो हो सकता है कि आपको सबसे पहले ओरिजिनल से पहले आपको डुप्लीकेट प्रोडक्ट देखने को मिल सकता है। जिस तरीके से आप फिगर में देख रहे हैं तो आपको हो सकता है कि डुप्लीकेट प्रोडक्ट देखने को मिले। हर ओरिजिनल ब्रांड का आपको जो है मार्केट में डुप्लीकेट मिल जाता है। इसी तरीके से बहुत सारी चीज़ें हैं, बहुत सारे प्रोडक्ट हैं जो खाने पीने वाली चीज़ें वो एडल्ट्रेटेड होती हैं, यानी कि उनमें मिलावट होता है। आप चावल परचेज करने जाइए तो चावल में आधे कंकड़ आपको मिल जाएंगे, दाल में कंकड़ मिल जाएंगे, या फिर आप पेट्रोल परचेज करते तो पेट्रोल में भी वहाँ पे लोग जो है अलग अलग तरीके की जो है वहाँ पे ऑयल मिक्स करके जो आपको पेट्रोल बेच रहे हैं। तो हर जगह पे आपको एडल्ट्रेशन देखने को मिल जाता है। इसी तरीके से फॉल्स एडवर्टीजमेंट, मिस एडवर्टीजमेंट जो है होता है कि जहाँ पे आपको दिखाया तो कुछ और जाएगा एडवर्टीजमेंट में, एक्चुअली में आपको कुछ और बेचा जाता है। आपको वारंटी गारंटी बोलकर आपको जो प्रोडक्ट बेच दिया जाता है, लेकिन बाद में जो आपको वारंटी गारंटी नहीं मिलती है। तो बहुत सारे ऐसे फ्रॉड होते हैं जो कि कंज्यूमर के साथ होते हैं, और उन सभी फ्रॉड से कंज्यूमर को बचाने के लिए जो मैन्युफैक्चरर या सप्लायर के साइड से जो फ्रॉड होता है, तो इन सब चीज़ों से कंज्यूमर को प्रोटेक्ट करने के लिए कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट जो है वो बनाया गया। क्लियर? तो पहले 1986 था, लेकिन अब जो है 1986 को रिप्लेस करके 2019 जो है एक्ट लेटेस्ट वो चल रहा है। तो कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट क्या है? एन एक्ट टू प्रोवाइड फॉर प्रोटेक्शन ऑफ द इंटरेस्ट ऑफ कंज्यूमर्स, यानी कि कंज्यूमर के इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करने के लिए जो ये कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट लाया गया, जहां पे डिफरेंट गाइडलाइंस दी गई हैं और डिफरेंट पेनल्टीज, और अगर आप जो है जो मैन्युफैक्चरर सप्लायर अगर कोई टाइप की गलती करता है तो उसके लिए क्या पेनल्टीज होंगी, क्या उसको पनिशमेंट दिए जाएंगे, वो सारी चीज़ें यहाँ पे इस एक्ट में इन डिटेल बताई गई हैं। टू एस्टैब्लिश अथॉरिटीज फॉर टाइमली एंड इफेक्टिव एडमिनिस्ट्रेशन एंड सेटलमेंट ऑफ कंज्यूमर डिस्प्यूट। तो कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट किस लिए आया? जिससे कि जो है अथॉरिटीज सेटअप किया जा सके, जिससे कि जो कंज्यूमर की डिस्प्यूट्स हैं उसको टाइमली और इफेक्टिव एडमिनिस्ट्रेशन के जरिए सेटल किया जा सके। द कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 2019 वॉज इंट्रोड्यूस टू रिप्लेस द कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 1986। तो 1986 में पहले कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट था, वही फॉलो किया जाता था। उसके बाद 2019 में जो है कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट जो है 2019 को जो है इंट्रोड्यूस किया गया। तो ये जो बिल है 2019 का, कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 2019 का, इसको जो प्रेसिडेंट है रामनाथ कोविंद जी ने वो 9 अगस्त को जो है इसको साइन किया, और उसी दिन जो है गेजेटेड में नोटिफाई भी कर दिया गया। उसके बाद फिर 20 जुलाई 2020 से जो है ये इफेक्ट में आया, यानी कि 20 जुलाई 2020 से कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 2019 जो है वो फॉलो किया जा रहा है, और ये जो है सभी चीज़ों पे, यानी कि गुड्स हो चाहे सर्विसेज हो, सब पे एप्लीकेबल है। क्लियर? तो कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट, इसका ऑब्जेक्टिव बात करें तो क्या है, एम क्या है कि ये कंज्यूमर की राइट्स को, कंज्यूमर की जो इंटरेस्ट को जो है प्रोटेक्ट करता है, उनके डिस्प्यूट्स को सेटलमेंट करने के लिए जो है डिफरेंट रिलेशनल एजेंसीज बनाया गया है, और साथ ही साथ जिसने गलती की है, जिसने कंज्यूमर राइट्स को वायलेट किया है, उनको जो है पनिशमेंट देने का भी इसमें प्रावधान किया गया है। क्लियर? तो कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 2019 में सेक्शन 2 में डिफरेंट टर्म्स टर्मिनोलॉजी को डिफाइन किया गया है। तो कुछ इंपॉर्टेंट टर्मिनोलॉजी को हम यहाँ पे देखेंगे। तो सबसे पहले एडवर्टीजमेंट क्या होता है, वहाँ पे एक सेक्शन 2 सब सेक्शन 1 में जो है डिफाइन किया गया है। सेक्शन 2 सब सेक्शन 1 ऑफ कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 2019। तो वहाँ पे एडवर्टाइजमेंट क्या कहा गया कि मीन्स एनी ऑडियो और विजुअल पब्लिसिटी, रिप्रेजेंटेशन, इंडोर्समेंट और प्रोनाउंसमेंट मेड बाय मीन्स ऑफ लाइट, साउंड, स्मोक, गैस, प्रिंट, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, इंटरनेट और वेबसाइट, एंड इंक्लूड एनी नोटिस, सर्कुलर, लेबल, रैपर, इनवॉइस और सच अदर डॉक्यूमेंट। यानी कि आप किसी भी माध्यम से, किसी भी चीज़ के जरिए आप जो है अगर अपने ऑडियो विजुअल पब्लिसिटी कर रहे हो, रिप्रेजेंट कर रहे हो किसी चीज़ को, किसी चीज़ को इंडोर्स कर रहे हो, चाहे वो लाइटिंग के जरिए आप कुछ दिखा रहे हो, चाहे साउंड के जरिए कुछ बता रहे हो, चाहे स्मोक यानी धुआं के जरिए बता रहे हो, गैस के जरिए बता रहे हो, किसी भी जरिए से आप जो है कोई चीज़ कम्युनिकेट कर रहे हो, या चाहे आप नोटिस, सर्कुलर, लेबल या रैपर के जरिए कम्युनिकेट करें, तो वो चीज़ एडवर्टीजमेंट कहलाएगी कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 2019 के सब सेक्शन 2 सब सेक्शन 1 के अकॉर्डिंग। क्लियर? इसी तरीके से सेक्शन 2 सब सेक्शन 7 में कंज्यूमर कौन है उनको डिफाइन किया है। तो कंज्यूमर मीन्स any person who buy any goods for consideration which has been paid or promised or partly paid and partly promised, does not include a person who obtains such goods for resale or for any commercial purpose। तो यहाँ पे क्या है, कंज्यूमर वो पर्सन होता है जो कि कोई गुड्स को जो है परचेज करता है इन कंसिडरेशन, यानी कि गुड्स को परचेज करेगा, उसके बदले उसको वो पैसा देता है, या तो उसने दे दिया है या फिर वो प्रॉमिस करता है कि मैं आपको जो है रिमेनिंग अमाउंट दे दूंगा, यानी कि थोड़ा बहुत पैसा दिया, थोड़ा बहुत बाद में देता है, प्रॉमिस करता है कि मैं बाद में दे दूंगा। तो वो कौन हो गया? कंज्यूमर हो गया। यहाँ पे एक चीज याद रखनी है, जो नेक्स्ट लाइन है कि डज नॉट इंक्लूड ए पर्सन हु ऑब्टेन सच गुड्स फॉर रीसेल, यानी कि अगर आप कॉमर्शियल पर्पज से या फिर रीसेल करने के लिए आप जो है प्रोडक्ट परचेज करते हो तो आप कंज्यूमर नहीं कहलाओगे। कंज्यूमर कौन होगा? जो अपने कंजम्पशन के लिए जो है किसी गुड्स को परचेज करता है और उसके लिए जो है पेमेंट करता है या फिर प्रॉमिस करता है कि वो पेमेंट करेगा रिमेनिंग। क्लियर? तो वो कंज्यूमर कहलाएगा। इसी तरीके से हायर्स और अवेल्स ऑफ एनी सर्विस
कोई भी पर्सन जो कोई चीज़ हायर कर रहा है या फिर कोई सर्विस अवेल कर रहा है फॉर ए कंसिडरेशन विच हैज़ बीन पेड और प्रॉमिस्ड और पार्टली पेड एंड पार्टली प्रॉमिस्ड, तो उसको क्या कहेंगे? कंज्यूमर कहेंगे। तो गुड्स के केस में क्या हो गया कि सामान खरीदा, उसके बदले उसने पेमेंट किया या फिर पार्टली पेड करता है तो वो कंज्यूमर हो गया, या फिर कोई सर्विस उसने हायर की या फिर उसको अवेल किया तो वो क्या हो गया? कंज्यूमर हो गया। जैसे कि आप ओला बुक करते हैं तो ओला क्या है? सर्विस है, आपने उसको हायर किया 2 घंटे के लिए 3 घंटे के लिए हायर किया, उसके बाद फिर आप उसको छोड़ देते हैं, तो वो आपने क्या किया? उस सर्विस का यूज़ किया, तो आप क्या बन गए? कंज्यूमर बन गए। क्लियर? तो कंज्यूमर ये कहलाता है सेक्शन 2 सबसेक्शन 7 के अकॉर्डिंग। अब बात कर लें कि सेक्शन 2 सबसेक्शन 9 में कंज्यूमर राइट्स दिए गए हैं जो कि इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो कंज्यूमर राइट्स में क्या क्या चीज़ें हैं? यहाँ पे टोटल 6 राइट्स हैं जो कि कंज्यूमर राइट्स के अंदर आते हैं, और ये कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 2019 के तहत कंज्यूमर का राइट बनता है कि ये चीज़ें उसको मिलेंगी। पहला क्या है? द राइट टू बी प्रोटेक्टेड अगेंस्ट द मार्केटिंग ऑफ गुड्स प्रोडक्ट और सर्विस विच आर हैजार्डस टू लाइफ एंड प्रॉपर्टी, यानी कि ऐसे प्रोडक्ट जो कि लाइफ और प्रॉपर्टी के लिए हैजार्डस हैं उनकी मार्केटिंग से बचाया जाए, या बचने का राइट है किसका? कंज्यूमर का, कि कोई भी ऐसा प्रोडक्ट जिससे उनको खतरा हो सकता है उनकी लाइफ को, उनके प्रॉपर्टी को, उसकी मार्केटिंग नहीं होनी चाहिए। दूसरा, द राइट टू बी इन्फॉर्म्ड अबाउट द क्वालिटी, क्वांटिटी, पोटेंसी, पोटेंसी यानी कि पावर, प्योरिटी, स्टैंडर्ड एंड प्राइस ऑफ गुड्स प्रोडक्ट और सर्विसेज एज द केस में बी सो एज टू प्रोटेक्ट द कंज्यूमर अगेंस्ट अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिस, यानी कि यहाँ पे कंज्यूमर का राइट होता है कि वो किसी भी गुड्स प्रोडक्ट या सर्विस को परचेज करने से पहले उसको क्वालिटी, उसकी क्वांटिटी, उसकी पावर, उसकी प्योरिटी, उसका स्टैंडर्ड, उसका प्राइस क्या है, ये सारी इंफॉर्मेशन उसको दी जाए, उसको मिले। क्लियर? नेक्स्ट जो है थर्ड राइट, दैट इज द राइट टू बी अश्योर्ड वेर एवर पॉसिबल एक्सेस टू ए वेराइटी ऑफ गुड्स प्रोडक्ट और सर्विस एट कॉम्पिटिटिव प्राइस, यानी कि ये कंज्यूमर का राइट होता है कि जहाँ पे भी पॉसिबल हो उसको जो है प्राइस को कंपेयर करने का मौका मिले, यानी कि ये नहीं कि मजबूरी है कि आपको यहीं से शर्ट लेना है, आप शर्ट परचेज करने जाते हो तो शर्ट एक ही दुकान से लेना है, ऐसा मजबूरी नहीं है। आप शर्ट हो सकता है एक दुकान पे गए, नहीं पसंद है दूसरे पे जाइए, दूसरे पे नहीं है तीसरे पे जाइए, तो ये राइट है कंज्यूमर का कि उसको जो है वैरायटी ऑफ गुड्स को एक्सेस करने का मौका दिया जाए जहां तक पॉसिबल है। नेक्स्ट है द राइट टू बी हर्ड एंड सो बी अश्योर्ड दैट कंज्यूमर्स इंटरेस्ट विल रिसीव ड्यू कंसिडरेशन एट एप्रोप्रिएट फॉरम, यानी कि जो डिफरेंट फॉरम बनाए गए हैं कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट के तहत जहां पे कंज्यूमर जो है अपने डिस्प्यूट्स को वहां पे कंप्लेंट फाइल कर सकता है किसी भी सप्लायर, किसी भी मैन्युफैक्चरर के अगेंस्ट, तो वो कंज्यूमर का राइट बनता है कि उसको सुना जाए। क्लियर? कई बार ऐसा होता है कि आपको सुना ही नहीं जाता और आपको दोषी ठहरा दिया जाता है, तो ऐसा ना हो। ये राइट है कंज्यूमर का कि उसकी प्रॉब्लम, उसकी डिस्प्यूट्स को पर्टिकुलर फॉरम में, एप्रोप्रिएट फॉरम में, चाहे वो डिस्ट्रिक्ट लेवल पे हो, चाहे स्टेट का हो, चाहे नेशनल कमीशन, वहाँ पे उसको सुना जाए। नेक्स्ट है द राइट टू सीक रिड्रेसल अगेंस्ट अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिस और रिस्ट्रिक्टिव ट्रेड प्रैक्टिस और अनस्क्रूपुलस एक्सप्लॉयटेशन ऑफ कंज्यूमर्स, यानी कि ये कंज्यूमर का राइट होता है कि अगर ये प्रूफ हो जाता है कि सप्लायर की या फिर मैन्युफैक्चरर की गलती थी तो उस केस में कंज्यूमर का राइट बनता है कि उसको रिड्रेसल मिले, यानी कि सपोज कि आपने 10,000 का कोई प्रोडक्ट परचेज किया था, एक ही दिन में खराब हो जाता है और सेलर ने जो है आपको प्रॉमिस किया था कि ये 1 साल चलेगा, तो यहाँ पे कस्टमर को राइट है कि उसको जो है वो 10,000 रुपये रिफंड मिले, या फिर उसकी वजह से अगर कोई और लॉस हुआ है, कोई इंजरी हुई है, तो उसकी भी भरपाई जो है वो की जाए मैन्युफैक्चरर द्वारा। तो ये राइट बनता है किसका? कि सीक रिड्रेसल, यानी कि कोई भी अगर आपने जो है मैन्युफैक्चरर ने, सप्लायर ने गलत प्रोडक्ट सेल किया, उसकी वजह से जो भी नुकसान हुआ है उसको जो है उसकी भरपाई की जाए। एंड लास्ट बट नॉट लीस्ट दैट इज द राइट टू कंज्यूमर अवेयरनेस, यानी कि कस्टमर का ये राइट बनता है, कंज्यूमर का ये राइट बनता है कि उसको अवेयर किया जाए। तो ये 6 राइट्स जो हैं कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 2019 में सेक्शन 2 के सब सेक्शन 9 में बताए गए हैं। क्लियर? नेक्स्ट है सेक्शन 2 सब सेक्शन 21 जिसमें गुड्स को डिफाइन किया गया है। गुड्स मीन्स एवरी काइंड ऑफ मूवेबल प्रॉपर्टी एंड इंक्लूड फूड। तो गुड्स क्या है? सारी मूवेबल प्रॉपर्टी और फूड जो है वो गुड्स कहलाता है। एज डिफाइंड एज क्लॉज जे ऑफ सब सेक्शन 1 ऑफ सेक्शन 3 ऑफ द फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड एक्ट 2006, यानी कि फूड यहाँ पे जो बात कही कि इंक्लूड फूड्स, तो गुड में फूड्स पे इंक्लूड होते हैं, तो वो फूड की डिफिनेशन जो है वो फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड एक्ट 2006 में डिफाइन किया गया है। तो गुड्स मीन्स एवरी काइंड ऑफ मूवेबल प्रॉपर्टी जिसको मूव किया जा सके, और फूड को भी इंक्लूड किया जाता है गुड में। वहीं पे सेक्शन 2 सब सेक्शन 24 में मैन्युफैक्चरर को डिफाइन किया गया है। मैन्युफैक्चरर्स मीन्स अ पर्सन हु मेक्स एनी गुड और पार्ट देयर ऑफ, यानी कि कोई गुड बना रहा है या फिर किसी गुड्स का कोई छोटा पार्ट बना रहा है, जैसे गाड़ी, तो गाड़ी का हैंडल बना रहा है, टायर बना रहा है, तो क्या होगा?
मैन्युफैक्चर होगा। नेक्स्ट है असेंबल्स एनी गुड और पार्ट देयर ऑफ मेड बाय अदर। तो यहाँ पे क्या है कि वो अलग अलग लोगों से बनाए गए प्रोडक्ट को असेंबल करता है, उसके बाद फिर जो है वो आगे जो है प्रोडक्ट बनाता है, तो वो भी मैन्युफैक्चर कहलाएगा। तीसरा कैटेगरी क्या है, पुट्स और कॉस्ट टू बी पुट हिज ऑन मार्क ऑन एनी गुड मेड बाय एनी अदर पर्सन, यानी कि किसी और ने प्रोडक्ट बनाया लेकिन आप अपना मार्क जो है उस प्रोडक्ट पे लगा देते हो, तो आप भी क्या कहलाओगे, मैन्युफैक्चर कहलाओगे। जैसे कि पीएनजी हो गया और जो है एचयूएल हो गया, ये सब क्या है, ये प्रोडक्ट किसी और से लेते हैं, मैन्युफैक्चर कोई और होता है और मार्केटिंग ये लोग करते हैं अपने ब्रांड से, तो ये भी क्या होंगे, मैन्युफैक्चर ही कहलाएंगे। तो सेक्शन 2 सब सेक्शन 24 में मैन्युफैक्चर की कैटेगरी में 3 लोग आते हैं, जो प्रोडक्ट बना रहा है, जो प्रोडक्ट का कोई पार्ट बना रहा है, या फिर जो अपना नाम लगा रहा है, वो तीनों ही क्या होंगे, मैन्युफैक्चर कहलाएंगे। क्लियर। वहीं पे नेक्स्ट है दैट इज सेक्शन 2 सब सेक्शन 28। इसमें जो है मिसलीडिंग एडवर्टीजमेंट को डिफाइन किया गया है कि मिसलीडिंग एडवर्टीजमेंट क्या होता है। तो मिसलीडिंग एडवर्टीजमेंट इन रिलेशन टू एनी प्रोडक्ट और सर्विस मींस एन एडवर्टीजमेंट व्हिच फाल्सली डिस्क्राइब्स सच प्रोडक्ट और सर्विस, यानी कि प्रोडक्ट कुछ और है, उसकी स्पेसिफिकेशन कुछ और है, लेकिन आप एडवर्टीजमेंट कुछ और डिस्क्राइब कर रहे हो, तो ये क्या है, मिसलीडिंग एडवर्टीजमेंट है। दूसरा, गिव्स ए फॉल्स गारंटी टू और इज लाइकली टू मिसलीड द कंज्यूमर्स एज टू द नेचर, सब्सटेंस, क्वांटिटी और क्वालिटी ऑफ सच प्रोडक्ट और सर्विस। तो यहाँ पे क्या है कि फॉल्स गारंटी दे रहा है आपको प्रॉमिस करता है कि ये तो प्रोडक्ट है 10 साल तो चलेगा, कुछ भी कह लो, लेकिन वो चलता 1 साल भी नहीं होता है इस केस में। तो इस टाइप की जो है अगर एडवर्टीजमेंट आ रही है तो वो क्या है, मिसलीडिंग एडवर्टीजमेंट होगी। वहीं पे डेलिबरेटली कंसील इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन, यानी कि जो एडवर्टाइजर है यानी जो मैन्युफैक्चरर है वो जो है जानबूझकर कोई इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन जो है प्रोडक्ट की वो आपसे छुपा लेता है, तो उसको भी क्या कहेंगे, मिसलीडिंग एडवर्टीजमेंट हम उसको कहेंगे। क्लियर। नेक्स्ट जो डिफिनेशन दी गई है जो सेक्शन 2 सब सेक्शन 23 में प्रोडक्ट क्या होता है वो चीज बताया गया। तो सेक्शन 2 के सब सेक्शन 33 में बताया गया है, प्रोडक्ट मीन्स एनी आर्टिकल और गुड्स और सब्सटेंस और रॉ मटेरियल और एनी एक्सटेंडेड साइकिल ऑफ सच प्रोडक्ट विच मे बी इन गैसियस, लिक्विड और सॉलिड स्टेट, possessing intrinsic value which is capable of delivery either as a wholly assembled or as a component part and is produced for introduction to trade or commerce। यानी कि प्रोडक्ट का मतलब कोई भी ऐसा गुड, कोई भी ऐसा सब्सटेंस, कोई भी रॉ मटेरियल हो सकता है जो चाहे वो गैस के फॉर्म में हो, चाहे वो लिक्विड के फॉर्म में, चाहे सॉलिड के फॉर्म में हो, उसकी कुछ वैल्यू हो और जो उसको वो कैपेबल हो कि डिलीवर किया जा सके, यानी कि उसको आप बेचा जा सके, यानी कि आप उसकी ट्रेड कर सकते हो, उसकी कॉमर्स कर सकते हो उसको, तो वो चीज़ क्या कहलाएगी, प्रोडक्ट कहलाएगी। कोई भी ऐसी चीज़ जो आप बेच सको, जो मूवेबल हो, जो आप उसको जिसका व्यापार आप कर सको, वो चीज़ प्रोडक्ट कहलाएगी। बट डज नॉट इंक्लूड ह्यूमन टिश्यूज, ब्लड प्रोडक्ट एंड ऑर्गेन। तो यहाँ पे प्रोडक्ट में ह्यूमन टिश्यूज, ब्लड प्रोडक्ट और ऑर्गेन को जो है इंक्लूड नहीं किया गया है। क्लियर। तो प्रोडक्ट मीन्स कोई भी ऐसा प्रोडक्ट जिसको आप जो है डिलीवर कर सको, जिसको आप जो है जिसका आप ट्रेड कर सको, जिसका आप कॉमर्स कर सको, वो चीज़ क्या कहलाती है, प्रोडक्ट कहलाती है। लेकिन उसमें ह्यूमन टिश्यू, ब्लड प्रोडक्ट और ऑर्गेन्स इंक्लूड नहीं होते हैं। क्लियर। वहीं पे सेक्शन 2 के सब सेक्शन 42 में सर्विस को डिफाइन किया गया है। सर्विस मीन्स service of any description which is made available to potential user and includes banking, financing, insurance, transport, processing, supply of electrical or other energy, telecom, boarding or lodging or both, housing, construction, entertainment, amusement और the purveying of news और other information। तो ये सब क्या है, ये सर्विस है। यानी कि सर्विस में आप चाहे बैंकिंग करो, फाइनेंस करो, इंश्योरेंस, ट्रांसपोर्ट, प्रोसेसिंग, हाउसिंग, कंस्ट्रक्शन, एंटरटेनमेंट, अम्यूजमेंट, ये सब चीज़ें क्या है, ये सर्विस है। जो आप अम्यूजमेंट पार्क देखते हैं ना, ब्लू वर्ल्ड थीम पार्क, वो क्या है, सर्विस है। तो सर्विस में ये सारी चीज़ें इंक्लूड होती हैं। बट डज नॉट इंक्लूड द रेंडरिंग ऑफ एनी सर्विस फ्री ऑफ चार्ज और अंडर ए कॉन्ट्रैक्ट ऑफ पर्सनल सर्विस। तो अगर आप कोई पर्सनल सर्विस के लिए कॉन्ट्रैक्ट कर रखा है या फिर आपने फ्री ऑफ चार्ज कोई सर्विस अवेल किया है, तो वो यहाँ पे जो है इंक्लूड नहीं किया जाएगा। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट डेफिनेशन थे कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 2019 के सेक्शन 2 से। तो यहाँ पे कुछ चीज़ें आपको ध्यान रखनी चाहिए, जैसे कि पता भी होनी चाहिए कि जैसे ये जो राइट ऑफ कंज्यूमर्स हैं, ये जो है जॉन एफ कैनेडी जो कि फॉर्मर यूएसए प्रेसिडेंट हैं, उन्होंने जो है एक मैसेज में राइट ऑफ कंज्यूमर्स के बारे में बताया था, जिसमें उन्होंने राइट टू इन्फॉर्म, राइट टू चूज, राइट टू सेफ्टी, राइट टू हर्ट, राइट टू सीक रिड्रेसल, ये जो है 5 राइट्स जो है वो कस्टमर के लिए, कंज्यूमर्स के लिए बताए थे, जो कि वर्ल्ड में फैला। और उसके बाद फिर इंडिया ने भी जो है इसको अपने कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट में जो है उसको इंक्लूड भी किया है। कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 2019 में 6 राइट्स हैं जो कि कंज्यूमर्स के हैं और कंज्यूमर्स को उन राइट्स को अवेल भी करना चाहिए। लेकिन कंज्यूमर को प्रोडक्ट परचेज करते वक्त उनको कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ भी हैं जो कि उनको फॉलो करनी चाहिए, उनको निभानी चाहिए। जैसे कि बी
क्वालिटी कॉन्शियस, यानी कि कंज्यूमर को हमेशा क्वालिटी कॉन्शियस होना चाहिए और क्वालिटी प्रोडक्ट परचेज करना चाहिए, जिससे कि उनका जो प्रोडक्ट परचेज कर रहे हैं वो सही से काम करे, उनको वारंटी और गारंटी जो है प्रॉपर मिले और उनका पैसा वेस्ट ना जाए। दूसरा कि वी अवेयर ऑफ मिसलीडिंग एडवर्टीजमेंट, यानी कि अगर आपको एडवर्टीजमेंट आप कहीं देख भी रहे हो तो आप जो है खुद भी अपना कॉन्शियस, अपना दिमाग लगाइए कि ये एडवर्टीजमेंट क्या सही हो सकता है या फिर गलत हो सकता है, क्योंकि आज के टाइम पे फ्री में सब कुछ किया जा रहा है, लेकिन एक्चुअली में कोई चीज़ फ्री होती नहीं है। आपको एडवर्टीजमेंट में दिखा दिया जाता है कि आप ये कोल्ड ड्रिंक पी लेंगे और आपके पास बहुत ज़्यादा एनर्जी आ जाएगी, आप जो है पहाड़ पे चढ़ जाएंगे, तो ऐसा पॉसिबल नहीं होता है। आप क्रीम लगा लीजिए, आप गोरे हो जाएंगे, तो दैट इज़ नॉट पॉसिबल। ये सब क्या है, ये मिसलीडिंग एडवर्टीजमेंट्स हैं। रिस्पॉन्सिबिलिटी टू इंस्पेक्ट अ वेराइटी ऑफ गुड बिफोर मेकिंग अ सिलेक्शन, ये भी कंज्यूमर की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि कोई भी प्रोडक्ट परचेज करने से पहले वो जो है उसको अच्छे से चेक कर लें। क्लियर? तो ये जो है, और वो एक प्रोडक्ट को नहीं, बहुत सारे ऑप्शंस को जो अल्टरनेट होते हैं उनको भी चेक करें। तो ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है कस्टमर की, ये नहीं कि आप एक शॉप पे घुसे वहीं से प्रोडक्ट लिए चले आए, नहीं, कंपेयर करिए, ये आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है। कलेक्ट प्रूफ ऑफ ट्रांजैक्शन, कहीं पे भी आप कोई प्रोडक्ट परचेज करते हैं तो उसका ट्रांजैक्शन जो है, ट्रांजैक्शन यानी कि रिसिप्ट जो है वो जरूर कलेक्ट करिए, तभी आप जो है आगे चल के उसको कंप्लेन कर पाएंगे कि हाँ मैंने आपके यहाँ पे ये प्रोडक्ट इस डेट को और इतनी क्वांटिटी में इतने अमाउंट में परचेज किया था, नहीं तो आपके पास कोई भी प्रूफ नहीं होगा। और दूसरी चीज़ कि मस्ट बी अवेयर ऑफ कंज्यूमर राइट्स, कंज्यूमर्स को अपने राइट्स के बारे में अवेयरनेस होनी चाहिए। तो ये कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटी जो कि कंज्यूमर्स के भी होती हैं। कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 2019 के सेक्शन 2 सब सेक्शन 47 में अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिसेस के बारे में जो है वहाँ पे डिटेल दिया गया है। तो अनफेयर का मतलब होता है कि जब आप रूल को फॉलो नहीं करते हो या फिर मॉरल प्रिंसिपल्स जो होते हैं उनको फॉलो नहीं करते हो तो उसको हम अनफेयर माना जाता है। तो अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिसेस यानी कि जब आप ट्रेड करते हो, यानी कि आप व्यापार कर रहे हो, तो उस वक्त जब आप रूल फॉलो नहीं करते हो या फिर कोई मॉरल प्रिंसिपल को फॉलो नहीं करते हो तो वो चीज़ अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिस कहलाता है। मीन्स अ ट्रेड प्रैक्टिस which adopts any unfair method or unfair or deceptive practice for the purpose of promoting the sale, use or supply of any goods or for the provision of any services, यानी कि जब आप किसी प्रोडक्ट को बेचने के लिए, उसको प्रमोट करने के लिए, सप्लाई करने के लिए या फिर सर्विस से रिलेटेड कोई भी चीज़ प्रमोशन कर रहे हैं, तो वहाँ पे जब आप किसी भी अनफेयर मेथड का या फिर अनफेयर डिसेप्टिव प्रैक्टिस यूज़ करते हैं तो वो चीज़ अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिस कहलाती है। क्लियर? दैट इज डिफाइंड अंडर अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिस सेक्शन 2 सब सेक्शन 47। तो अब बात कर लें कि अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिसेस में क्या क्या चीज़ें इन्वॉल्व होती हैं। तो सबसे पहले है कि फॉल्सली रिप्रेजेंट दैट द गुड्स आर ऑफ ए पर्टिकुलर स्टैंडर्ड, क्वालिटी, क्वांटिटी, ग्रेड, कंपोजिशन, स्टाइल और मॉडल, यानी कि अगर जो सेलर है वो कोई गुड्स सेल कर रहा है और वो जो है फॉल्सली रिप्रेजेंट करता है, रिप्रेजेंट करने का मतलब कि चाहे बोल के रिप्रेजेंट करे, चाहे लिख के, चाहे वो आपको कहीं पे जो है पिक्चर के जरिए रिप्रेजेंटेशन कर रहा है या फिर इलेक्ट्रॉनिक मीडियम का यूज़ करके आपको गलत तरीके से रिप्रेजेंट कर रहा है। क्या कर रहा है कि उसकी जो गुड्स हैं वो अच्छे स्टैंडर्ड के हैं, अच्छी क्वालिटी के हैं, जो है पूरी क्वांटिटी में है, लेकिन एक्चुअली में देखा जाए तो रियलिटी में क्या होता है कि वो 90 केजी का था लेकिन आपको बता रहा है कि वो 100 केजी का है। वो बताता है आपको कि ग्रेड ए है लेकिन एक्चुअली में वो बी ग्रेड का होता है। कंपोजिशन कुछ और होता है लेकिन वो कंपोजिशन आपको कुछ और बताता है। गाड़ी का मॉडल हो गया, फिर कोई प्रोडक्ट का जो गुड्स का मॉडल है, स्टाइल है, कुछ और होता है लेकिन आपको जो है गलत रिप्रेजेंट करता है। तो ये क्या हो गया, ये अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिस हो गया। तो जब भी गुड्स को लेकर रियलिटी में कुछ और हो और आपको बताया कुछ और जाए तो इसको हम अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिस कहते हैं। तो इसलिए क्या होना चाहिए यहाँ पे कि जो है उसी को बताइए, जो चीज़ है, गुड्स की जो क्वालिटी है, जो स्टैंडर्ड है, जो उसका क्वांटिटी है, क्वालिटी है, कंपोजिशन है, वही बताइए। जब आप रियलिटी कुछ और है और बताते कुछ और है तो अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिस हो जाता है। इसी तरीके से सर्विस में भी है, फॉल्सली रिप्रेजेंट दैट द सर्विस आर ऑफ अ पर्टिकुलर स्टैंडर्ड, क्वालिटी और ग्रेड, यानी कि जब जो कोई सर्विस प्रोवाइडर है वो झूठ बोलता है, गलत तरीके से रिप्रेजेंट करता है कि उसकी जो सर्विस है वो अच्छी स्टैंडर्ड की है, अच्छे क्वालिटी की है, उसका ए ग्रेड है, तो उस केस में क्या होता है कि वो अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिस कर रहा है, यानी कि जब भी वो गलत तरीके से अपने सर्विस की क्वालिटी को शो करता है। फॉल्सली रिप्रेजेंट एनी रिबिल्ट, सेकेंड हैंड, रिमोवेटेड, रिकंडीशनड और ओल्ड गुड एज अ न्यू गुड, यानी कि जो सेलर है वो किसी पुराने सामान को या फिर जो है किसी का सामान खराब हो गया था उसी सामान को नया सामान बताकर आपको बेच देता है। तो वो क्या है, वो अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिस है, यानी कि पुराना सामान को आप नया सामान बता के
के आप जो है कस्टमर को प्रोवाइड कर देते हो। तो ये क्या है, अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिस है। इसी तरीके से जो नेक्स्ट है दैट इज रिप्रेजेंट्स दैट द गुड्स और सर्विस हैव स्पॉन्सरशिप, अप्रूवल, परफॉर्मेंस कैरेक्टरिस्टिक्स, एसेसरीज, यूजेस और बेनिफिट विच सच गुड्स और सर्विस डू नॉट हैव। यानी कि जो सेलर का गुड्स है वो उसके पास कोई स्पॉन्सरशिप नहीं होती है, कोई अप्रूवल नहीं होता किसी अथॉरिटी से, कोई परफॉर्मेंस का उसके पास जो है सर्टिफिकेशन नहीं होता है, कोई एसेसरीज नहीं होती है, लेकिन आपको बताएगा कि ये सारी चीज़ें हैं, तो वो चीज़ क्या होगी, अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिसेस। क्लियर। इसी तरीके से रिप्रेजेंट्स दैट द सेलर और द सप्लायर हैज स्पॉन्सरशिप। यहाँ पे क्या है कि गुड्स और पहले वाले में क्या था कि गुड्स और सर्विस के पास स्पॉन्सरशिप है, लेकिन यहाँ वाले में क्या बता रहे हैं कि जो सेलर है या जो सप्लायर है उसके पास स्पॉन्सरशिप है या फिर अप्रूवल है या फिर एप्लीकेशन है, जबकि एक्चुअली में नहीं होता है। तो ये भी क्या हो गया, अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिस। यानी कि आप झूठ बोल रहे हो, आप झूठ बोल रहे हो कि आपके पास एफिलिएशन है, आप झूठ बोल रहे हो कि आपके पास अप्रूवल है, आप झूठ बोल रहे हो कि आपके गुड्स का जो है अप्रूवल है, स्पॉन्सरशिप है, उसकी परफॉर्मेंस अच्छी है। तो ये क्या हो गया, ये अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिस हो जाता है। मेक्स अ फॉल्स और मिसलीडिंग रिप्रेजेंटेशन कंसर्निंग द नीड फॉर और द यूजफुलनेस ऑफ एनी गुड्स और सर्विस। यानी कि यहाँ पे क्या कहने का मतलब है कि जो सेलर होता है वो ये बोलता है कि आपके लिए ये जो गुड्स है बहुत यूजफुल है, जबकि एक्चुअली में यूज़फुल नहीं होता। ये सर्विस आपके लिए बहुत बेनिफिशियल होगी, लेकिन एक्चुअली में वो सर्विस आपके लिए बेनिफिशियल नहीं होता। तो जब इस तरीके से कोई सामान जो है बेनिफिशियल बता के आपको बेचता है तो वो चीज़ क्या कहलाता है, अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिस। यानी कि आपको पता है, जो सेलर है उसको पता है कि सामान जो है बेकार है, किसी काम का नहीं है, लेकिन आपको ये बताएगा कि बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आप जरूर परचेज करिए। तो उस केस में वो क्या कर रहा है, अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिस कर रहा है। गिव्स टू द पब्लिक एनी वारंटी और गारंटी ऑफ द परफॉर्मेंस, efficacy or length of life of a product or of any good that is not based on adequate or proper test। यानी कि जो सेलर है उसने उस गुड्स की कोई भी टेस्टिंग नहीं की है, लेकिन फिर भी वो क्या कहता है आपसे कि ये गुड्स जो है बहुत 2-3 सालों तक चलेगा, इसके लिए मैं आपको वारंटी दे रहा हूँ, फिर गारंटी दे रहा हूँ, जबकि उसने खुद ही टेस्ट नहीं किया, प्रॉपर टेस्ट नहीं किया, एडुकेट टेस्ट नहीं किया है, और उसके बिना टेस्टिंग के ही वो आपको वारंटी या गारंटी दे रहा है। तो वो भी क्या कर रहा है, वो अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिस कर रहा है। मटेरियल misleads the public concerning the price at which a product or like product or goods or service have been or are ordinarily sold or provided। यहाँ पे क्या है कि मटेरियल क्या करता है, आपको मिसलीड करता है, किस चीज़ को लेके, प्राइस को लेके। वो कहेगा कि अरे भैया मार्केट में ही इसका रेट जो है 100 रुपये चल रहा है, जबकि एक्चुअली मार्केट में क्या चल रहा होता है, 50-60 रुपये चल रहा होगा, लेकिन आपको क्या होता है, भैया मार्केट में ही महंगा है तो हम क्या करें, हम भी 100 रुपये में बेच रहे हैं। तो मिसलीड कर रहा है प्राइस को लेकर। तो क्लियर। तो यहाँ पे भी क्या है, ये अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिस हो गया। गिव्स फॉल्स और मिसलीडिंग फैक्ट्स डिस्पैराजिंग द गुड्स सर्विसेज और ट्रेड ऑफ अनदर पर्सन। यानी कि यहाँ पे क्या हो गया कि जो सेलर है वो किसी दूसरे सेलर के गुड्स के या सर्विस के बारे में बोलता है कि यार उसका सामान खराब है, उसका मत लेना, वो बहुत घटिया सामान बेचता है। यानी कि आप डिस्पैरेजिंग कर रहे हो, दूसरे के सामान को क्या कर रहे हो, लो क्वालिटी का बता रहे हो, लो वैल्यू का बता रहे हो। तो ये भी क्या है, ये अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिस है। आप अपना सामान छोड़ के दूसरे की क्वालिटी को क्या कह रहे हो, आप बेकार कह रहे हो। तो ये अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिस है। तो ये सारे एक्टिविटीज़ अगर कोई भी सेलर या मैन्युफैक्चरर परफॉर्म करता है तो वो अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिस कर रहा है, यानी कि वो गलत व्यापार कर रहा है। क्लियर। और ये कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 2019 में अगर किसी भी बायर के साथ, कंज्यूमर के साथ ये प्रैक्टिस होता है तो वो जो है कंज्यूमर फोरम में जाके केस कर सकता है उस सेलर के अगेंस्ट, उस मैन्युफैक्चरर के अगेंस्ट, और उस पर जो है उसको जो है रिड्रेसल मिलता है। तो सेक्शन 2 सबसेक्शन 47 में अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिस को ये डिफाइन किया गया है। रेस्ट्रिक्टिव ट्रेड प्रैक्टिसेस, कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 2019 के सेक्शन 2 सबसेक्शन 41 में रेस्ट्रिक्टिव ट्रेड प्रैक्टिस को डिफाइन किया गया है। कहा गया है कि मीन्स अ ट्रेड प्रैक्टिस, यानी कि रेस्ट्रिक्टिव ट्रेड प्रैक्टिस मीन्स अ ट्रेड प्रैक्टिस व्हिच टेंड्स टू ब्रिंग अबाउट मैनिपुलेशन ऑफ प्राइस और इट्स कंडीशन ऑफ डिलीवरी। यानी कि जब भी कोई ऐसा व्यापार में कोई ऐसा काम किया जाता है सेलर द्वारा, मैन्युफैक्चरर द्वारा, सप्लायर द्वारा, जिससे प्राइस में चेंज आता है, प्राइस में मैनिपुलेशन होता है, या फिर जो है डिलीवरी की कंडीशन चेंज हो जाती है, उसकी डिलीवरी की कंडीशन में कुछ कुछ चेंज आता है, तो उसको हम क्या कहते हैं, रेस्ट्रिक्टिव ट्रेड प्रैक्टिसेस कहते हैं। जैसे कि प्राइस डिस्क्रिमिनेशन। प्राइस डिस्क्रिमिनेशन में क्या होता है कि एक से आप जो है कम पैसा चार्ज कर रहे हो, दूसरे से सेम प्रोडक्ट के लिए ज्यादा पैसा चार्ज कर रहे हो, तो ये मैनिपुलेशन ऑफ प्राइस हो गया, ये रेस्ट्रिक्टिव ट्रेड प्रैक्टिस हो गया। कंडीशन ऑफ डिलीवरी, रिफ्यूजल टू डील, यानी कि यहाँ पे क्या हो रहा है कि हम डील ही करने से रिफ्यूज कर देंगे। अगर आपको सपोज रहे कि आप जो है एक स्टेट है ए और एक स्टेट है बी, तो ए वाले ने बी को रिफ्यूज करना है, तो ए वाला क्या करेगा कि बी वालों से डील करना ही बंद कर देगा। तो ये क्या हो गया, ये रेस्ट्रिक्टिव ट्रेड प्रैक्टिस हो गया। उत्तर प्रदेश और झारखंड है, उत्तर प्रदेश के लोग जो है झारखंड का सामान परचेज करना बंद कर दें, डील करना बंद कर दें, या झारखंड वाले उत्तर प्रदेश से डील करना बंद कर दें, तो क्या होगा, ये ट्रेड प्रैक्टिस क्या कहलाएगी, रेस्ट्रिक्टिव ट्रेड प्रैक्टिस कराएगी। यानी कि डिलीवरी पे कहीं ना कहीं रोक लग जा रही है। अब यूपी झारखंड से डील
नहीं करेगा तो यूपी का सामान झारखंड नहीं जाएगा, झारखंड सामान यूपी में नहीं आएगा, तो डिलीवरी पे क्या हो रहा है, कंडीशन लग रहा है, और इसकी वजह से क्या हो सकता है कि वो प्रोडक्ट की प्राइस भी क्या होगी, बढ़ सकती है। क्लियर। तो ये चीज़ रेस्ट्रिक्टिव ट्रेड प्रैक्टिस कहलाती है। To affect flow of supplies in the market relating to goods or service in such a manner as to impose on the consumers unjustified cost or restrictions। यानी कि जब जो फ्लो है सप्लाई का, जो प्रोडक्ट है, गुड्स है, सर्विसेज है, उसकी सप्लाई जब मार्केट में रुक जाती है तो उसकी जो कॉस्ट है वो कस्टमर के ऊपर पड़ने लगती है। भाई मार्केट में अगर प्याज आना बंद हो जाता है तो प्याज की प्राइस क्या होते हैं, महंगे पड़ जाते हैं। अब कस्टमर को जो प्याज जो है 10 रुपये 20 रुपये किलो मिल सकता है, वो कस्टमर को जो है 50 60 और 100 रुपये में जाके परचेज करना पड़ जाता है। क्लियर। और वहीं पर रेस्ट्रिक्शंस लग जाते हैं कि आपको जो है खाली 2 किलो मिलेगा, 3 किलो मिलेगा। भाई महंगाई इतना हो जाता है कि आप जो क्वांटिटी कहीं ना कहीं कम कर देते हो, सस्ता होगा तो ज़्यादा खरीदोगे, महंगा होगा तो कम खरीदोगे, तो रिस्ट्रिक्शंस भी लग जाते हैं, कोटा लग जाता है। तो यानी कि जब भी कोई ऐसा प्रैक्टिस किया जाता है व्यापार में जिसकी वजह से सप्लाई रुकती है और उसकी वजह से कॉस्ट बढ़ जाता है और जो रेस्ट्रिक्शन है वो लग जाते हैं, तो वो चीज़ क्या कहलाती है, रेस्ट्रिक्टिव ट्रेड प्रैक्टिसेस कहलाती हैं। जैसे कि होर्डिंग में होता है, होर्डिंग में लोग अपने यहाँ पे इकट्ठा करके रख लेते हैं, मार्केट में सप्लाई रुक जाती है और फिर जब प्राइस बढ़ जाता है तब वो जाके मार्केट में प्रोडक्ट को बाहर निकाल देते हैं। तो वो चीज़ क्या है, रेस्ट्रिक्टिव ट्रेड प्रैक्टिसेस हैं। तो यहाँ पे 2 चीज़ें और इंक्लूड होती हैं एज पर कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 2019। वो क्या है, पहला, डिले बियॉन्ड द पीरियड एग्रीड टू by a trader in supply of such goods or in providing the services which has led or is likely to lead to rise in the price। तो यहाँ पे क्या हो रहा है कि अगर कोई आपने जो है किसी से एग्रीमेंट करके रखा था डीलर से, ठीक है, कि जो है वो एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड में आपको जो है सर्विस या फिर जो है गुड्स को डिलीवर करेगा, लेकिन वो डिले करता है। वो क्या करता है, डिले करता है, जानबूझ के लेट करता है, इंतजार करता है कि प्राइस बढ़ जाए, या फिर जानबूझ के डिले करता है जिससे कि प्राइस बढ़ जाए। या तो उसको लगता है कि प्राइस बढ़ने वाली है इसलिए डिले करता है, या फिर इसलिए डिले करता है जिससे कि प्राइस बढ़ जाए। तो ये चीज़ क्या है, ये चीज़ रेस्ट्रिक्टिव ट्रेड प्रैक्टिस कहलाती है। क्लियर। वहीं पे जो दूसरा पॉइंट है, एनी ट्रेड प्रैक्टिस विच रिक्वायर अ कंज्यूमर टू बाई, हायर और अवेल ऑफ एनी गुड्स और सर्विस एज कंडीशन प्रेसिडेंट फॉर बाइंग, हायरिंग और अवेलिंग ऑफ अदर गुड्स और सर्विस। यानी कि अगर आप जो है किसी कंज्यूमर के सामने ये शर्त रख देते हो कि आपको हम जो है प्रोडक्ट ए तभी देंगे जब आप प्रोडक्ट बी को परचेज करोगे, तो ये चीज़ क्या हो गई, ये रेस्ट्रिक्टिव ट्रेड प्रैक्टिस हो गई। आप किसी को बाउंड नहीं कर सकते हो कि आपको ये खरीदना ही खरीदना है। क्लियर। तो ये क्या है, राइट, जो कंज्यूमर के राइट है वो कहीं ना कहीं इसमें ब्रेक होते हैं रेस्ट्रिक्टिव ट्रेड प्रैक्टिसेस में। यहाँ पे मैन्युफैक्चरर सप्लायर क्या करता है कि वो कंज्यूमर से बोलता है कि आपको अगर कोई प्रोडक्ट परचेज करना है या प्रोडक्ट ए परचेज करना है तो आपको पहले प्रोडक्ट बी परचेज करना पड़ेगा। तो अगर इस तरीके का कोई केस आपको दिखता है तो ये भी क्या है, ये रेस्ट्रिक्टिव ट्रेड प्रैक्टिस है और इसके अगेंस्ट जो है कंज्यूमर फोरम में जाया जा सकता है। क्लियर। तो ये चीज़ क्या है, कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 2019 में रेस्ट्रिक्टिव ट्रेड प्रैक्टिसेस कहलाती हैं, जिसकी वजह से प्राइस में चेंजेस हो रहे हो, मैनिपुलेशन हो रहा हो प्राइस का, या फिर जो डिलीवरी है, जो फ्लो है सर्विसेज का, सप्लाई का, वो जो है कहीं ना कहीं अफेक्ट हो रहा है। तो उसको हम रेस्ट्रिक्टिव ट्रेड प्रैक्टिस कहते हैं। अगर कोई मैन्युफैक्चरर या फिर कोई सर्विस प्रोवाइडर कंज्यूमर राइट्स को वायलेट करता है, या फिर सपोज है कि कोई मिसलीडिंग एडवर्टीजमेंट शो कर रहा है, फिर एडल्ट्रेटेड प्रोडक्ट जो है वो सेल कर रहा है, तो उस केस में जो है कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 2019 के तहत उसको जो है डिफरेंट पेनल्टीज जो है वो लगाए जाते हैं। तो जैसे कि अलग अलग सेक्शन में जो है यहाँ पे आपको डिवाइड किया गया है कि किस सेक्शन के तहत अगर वो कौन सा ऑफेंस करता है तो उसको क्या पेनल्टी लगेगी, कितने साल की जेल होगी, कितना फाइन लगेगा। तो सेक्शन 89 है सबसे पहले। तो सेक्शन 89 में जो है अगर कोई मैन्युफैक्चरर या फिर सर्विस प्रोवाइडर वो जो है फॉल्स मिसलीडिंग एडवर्टीजमेंट करता है, एनी मैन्युफैक्चरर और सर्विस प्रोवाइडर हु कॉज अ फॉल्स और मिसलीडिंग एडवर्टीजमेंट, यानी कि प्रोडक्ट कुछ और है, आपको एडवर्टीजमेंट में कुछ और दिखाया जा रहा है, आपको एडवर्टीजमेंट में गलत इन्फॉर्मेशन दी जा रही है, तो उस केस में जो मैन्युफैक्चरर या फिर सर्विस प्रोवाइडर होगा उसको 2 साल तक की सज़ा, उसके साथ साथ 10 लाख रुपए तक का फाइन जो है उसको लग सकता है। शैल बी पनिश्ड विथ इम्प्रिजमेंट फॉर अ टर्म विच में एक्सटेंड टू 2 years एंड विथ फाइन विच में एक्सटेंड टू 10 लाख, यानी कि 2 साल तक की सजा और साथ ही साथ 10 लाख रुपए तक का फाइन जो है उसको लगेगा अगर वो मिसलीडिंग एडवर्टीजमेंट या फिर फॉल्स एडवर्टीजमेंट जो है दिखाता है। एंड फॉर एवरी सब्सिक्वेंट ऑफेंस, यानी कि उसके बाद पहली बार उसने की तो ये 2 साल तक की सजा और 10 लाख रुपए तक का जुर्माना, अगर उसके बाद फिर से वो दोबारा गलती करता है तो यही जो इम्प्रिजमेंट है वो 5 साल तक का हो जाएगा एंड जो फाइन है वो 50 लाख रुपीज़ तक का एक्सटेंड हो जाएगा, यानी कि उसको दोबारा वो गलती करता है तो 5 साल तक की जेल हो जाएगी और साथ ही साथ 50 लाख रुपए तक का जो है उसके ऊपर फाइन लगाया जा सकता है। वहीं पे सेक्शन 90 में कहता है कि हु एवर बाई हिमसेल्फ और बाई एनी अदर पर्सन ऑन हिज बिहाफ manufactures for sale or stores or sell or distribute or import any product containing an adulterant shall be punished। तो यहाँ पे ये कहने का मतलब है कि
चाहे कोई भी हो, या खुद कर रहा हो या फिर किसी दूसरे से करवा रहा हो, क्या चीज़ कि वो एडल्ट्रेंट प्रोडक्ट जो है वो मैन्युफैक्चर करता है, उसको स्टोर कर रहा है, उसको सेल कर रहा है, उसको डिस्ट्रीब्यूट कर रहा है, फिर उसको इंपोर्ट कर रहा है, तो वो भी जो है ऑफेंस है और उसके तहत जो है उसको अलग अलग जो है इम्प्रिजमेंट और फाइन लग सकता है। तो उसके अलग अलग कैटेगरी हैं। पहला है कि उस प्रोडक्ट की वजह से, यानी कि जो एडल्ट्रेंट प्रोडक्ट उसने मैन्युफैक्चर किया, सेल किया, फिर डिस्ट्रीब्यूट किया, उस प्रोडक्ट की वजह से कोई भी इंजरी कंज्यूमर को नहीं होती है, लेकिन एडल्ट्रेंट प्रोडक्ट था, तो उस केस में जो है उसको 6 महीने तक की सजा और साथ ही साथ 1 लाख रुपए तक का फाइन उसके ऊपर लगाया जा सकता है। डज नॉट रिजल्ट इन एनी इंजरी टू द कंज्यूमर विथ इम्प्रिजमेंट फॉर अ टर्म विच में एक्सटेंड टू 6 मंथ एंड विथ फाइन विच में एक्सटेंड टू 1 लाख रुपीज। यानी कि एडल्ट्रेंट प्रोडक्ट उसने बनाया, स्टोर किया या फिर उसने डिस्ट्रीब्यूट किया, लेकिन उससे किसी कंज्यूमर को इंजरी नहीं हुई, तो उस केस में उसको 6 महीने की सजा और 1 लाख रुपए तक का जो है उसको फाइन लग सकता है। वहीं पे बी है कॉजिंग इंजरी नॉट अमाउंटिंग टू ग्रेवियस हर्ट, यानी कि इंजरी तो हुई लेकिन जो है उसको कंज्यूमर को ज़्यादा दिन तक हॉस्पिटल में नहीं रहना पड़ा, तो उस केस में क्या होगा कि इम्प्रिजमेंट होगी जो कि 1 साल तक की होगी और वहीं पे फाइन भी लगेगा जो कि 3 लाख रुपए तक का फाइन उसके ऊपर लगाया जा सकता है। तो एडल्ट्रेंट प्रोडक्ट मैन्युफैक्चर ने बनाया, स्टोर किया या फिर डिस्ट्रीब्यूट किया, फिर इंपोर्ट किया और उसकी वजह से किसी कंज्यूमर को इंजरी हो जाती है, लेकिन ज़्यादा गहरा इंजरी नहीं होता है जिसकी वजह से उसको हॉस्पिटल में कई महीनों तक रहना पड़े, तो उस केस में जो मैन्युफैक्चर होगा उसको जो है 1 साल तक की जेल और 3 लाख रुपए तक का जुर्माना, फाइनेंशियल फाइन जो है लगाया जा सकता है। वहीं पे सी कैटेगरी आता है सेक्शन 90 में ही, कॉजिंग इंजरी रिजल्टिंग इन ग्रेवियस हर्ट टू द कंज्यूमर, यानी कि इंजरी भी हुई और साथ ही साथ ज़्यादा गहरी इंजरी हुई कि यहाँ पे हॉस्पिटलाइज होना पड़ा उसको, कई महीनों तक 2-3 महीनों तक जो है उसको हॉस्पिटलाइज होना पड़ता है, तो उस केस में जो जेल होगी वो 7 साल की होगी और जो फाइन लगेगा वो 5 लाख रुपए तक का जो है वहाँ पे लगाया जाएगा। क्लियर? इंजरी होगी लेकिन ग्रेवियस हर्ट नहीं था, ज़्यादा गहरा इंजरी नहीं था, तो उस केस में जो वहाँ पे फाइन लग रहा था वो 3 लाख रुपए तक का था, 1 साल तक की सज़ा थी। इंजरी हुई और ग्रेवियस हर्ट था, ज़्यादा गहरा इंजरी था जिसमें उसको हॉस्पिटलाइज होना पड़ा कई दिनों तक के लिए, तो 5 लाख रुपए तक का फाइन और 7 साल तक की सज़ा उसको दी जाएगी। वहीं पर सेक्शन 90 में ही अगर रिजल्ट्स इन डेथ ऑफ कंज्यूमर, यानी कि उस एडल्ट्रेंट प्रोडक्ट की वजह से, गुड्स की वजह से कंज्यूमर की डेथ हो जाती है, तो उस केस में जो जेल होगी वो 7 साल से कम की जेल नहीं होगी, बट विच में एक्सटेंड टू इम्प्रिजमेंट फॉर लाइफ, उस केस में उसको पूरी लाइफ टाइम के लिए जेल जो है जाना पड़ सकता है अगर कंज्यूमर की डेथ हो जाती है, तो 7 साल से कम की नहीं होगी और पूरी उम्र कैद की वहाँ पर सज़ा उसको मिल सकती है। साथ ही साथ जो फाइन है वो 10 लाख रुपए से कम का नहीं लगेगा, यानी कि 10 लाख या उससे ज़्यादा जो है उसको फाइन भी देना पड़ेगा अगर कंज्यूमर की डेथ हो जाती है उस एडल्ट्रेंट प्रोडक्ट की वजह से। तो यहाँ पे एक चीज़ और यहाँ पे ध्यान रखना है कि द ऑफेंसेस अंडर क्लॉज सी एंड डी, जो आप ऊपर देख रहे हैं सी एंड डी ऑफ सब सेक्शन 1 शैल बी कॉग्निजेबल एंड नॉन बेलेबल, यानी कि जुरिस्डिक्शन ऑफ कोर्ट के तहत आएगा, और नॉन बेलेबल यानी कि इसमें आपको बेल भी नहीं मिलेगा, यानी कि जो मैन्युफैक्चरर ने सेक्शन 90 में सी और डी कैटेगरी में आते होंगे उनको जो है बेल भी नहीं दी जाएगी। नेक्स्ट सेक्शन है दैट इज सेक्शन 91। 91 में क्या है, हूएवर बाय हिमसेल्फ or by any other person on his behalf manufactures for sale or store or sells or distribute or import any spurious goods shall be punished। अगर कोई मैन्युफैक्चर है या फिर खुद कर रहा है या फिर किसी और से करवा रहा है, वो बना रहा है, उसको स्टोर कर रहा है या फिर उसको डिस्ट्रीब्यूट कर या फिर इंपोर्ट कर रहा है, किस टाइप के प्रोडक्ट, स्पूरियस प्रोडक्ट को, स्पूरियस गुड्स यानी कि फॉल्स गुड्स या फिर फेक गुड्स, तो अगर उसको जो है मैन्युफैक्चर कर रहा है, उसको सेल कर रहा है या फिर डिस्ट्रीब्यूट कर रहा है कोई भी, तो उसको जो है वो ऑफेंस माना जाएगा और उसके लिए भी जो है यहाँ पे पेनल्टीज 91 में सेक्शन 91 कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 2019 में बताई गई हैं। क्या है, इफ सच एक्ट यानी कि स्पूरियस गुड्स की वजह से कॉजिंग इंजरी नॉट अमाउंटिंग टू ग्रेवियस हर्ट टू द कंज्यूमर, यानी कि जो है इंजरी हुआ है लेकिन ज़्यादा गहरी इंजरी नहीं हुई है, तो उस केस में जो है 1 ईयर का जो है वहाँ पे उसको इम्प्रिजमेंट होगा और साथ ही साथ उसको जो है 3 लाख रुपए तक का फाइन लगाया जाएगा। क्लियर? स्पूरियस गुड्स है, फेक गुड्स है, लेकिन उसकी वजह से जो है इंजरी हुई है कस्टमर को, लेकिन जो है ज़्यादा गहरी इंजरी नहीं हुई, यानी कि उसको हॉस्पिटलाइज होने की जरूरत नहीं पड़ी कई दिनों तक के लिए, तो उस केस में जो है मैन्युफैक्चरर को या फिर जिसने भी किया वो काम, स्पूरियस गुड्स को उसने जिसने भी बनाया या फिर स्टोर किया फिर सेल किया डिस्ट्रीब्यूट किया, उसको 1 साल तक की जेल या फिर साथ ही साथ 3 लाख रुपए तक का उसको फाइन देना होगा।
क्लियर। वहीं पे दूसरा है इसी सेक्शन 91 में कि कॉजिंग इंजरी रिजल्टिंग इन ग्रेवियस हर्ट, यानी कि इंजरी भी और साथ ही साथ इतना ज़्यादा गहरी इंजरी कि उसको हॉस्पिटलाइज होना पड़ा और कई दिनों तक के लिए हॉस्पिटलाइज होना पड़ा, तो उस केस में वही चीज़ कि 7 साल तक की सज़ा और साथ ही साथ 5 लाख रुपए तक का जुर्माना वहाँ पे हो सकता है, होगा। क्लियर। वहीं पे सी कैटेगरी में है कि रिजल्ट इन डेथ ऑफ ए कंज्यूमर, यानी कि उस स्प्यूरियस गुड्स की वजह से कंज्यूमर की डेथ हो जाती है, तो डेथ हो जाती है तो इस केस में वही चीज़ होगी कि कम से कम 7 साल की जेल या फिर उम्र कैद भी हो सकती है, और वहीं पे 10 लाख रुपए से कम का जुर्माना नहीं लगेगा, यानी कि 10 लाख रुपए या फिर उससे ज़्यादा का जुर्माना भी उस पर लगेगा, फाइन लगेगा। तो उम्र कैद 7 साल से उम्र कैद तक की सज़ा दी जा सकती है और साथ ही साथ 10 लाख रुपए या उससे ज़्यादा फाइन देना पड़ेगा। यहाँ पे भी वही सेम चीज़ है कि ऑफेंसेज अंडर क्लॉजेज बी एंड सी ऑफ सब सेक्शन 1 शैल बी कॉग्निजेबल एंड नॉन अवेलेबल, यानी कि यहाँ पे जो सेक्शन 91 का बी और सी वाला क्लॉज है, यहाँ पे अगर कोई भी गिल्टी फाउंड होता है तो उस केस में वो क्या होगा, जुरिडिक्शन ऑफ कोर्ट के तहत आएगा और वो नॉन बेलेबल होगा, यानी कि उसको बेल नहीं मिलेगी। वहीं पे सेक्शन 93 जो है वो डायरेक्टर जनरल के लिए है, यानी कि जो इन्वेस्टिगेशन करता है, तो सेक्शन 93 के तहत द डायरेक्टर जनरल और एनी अदर ऑफिसर एक्सरसाइजिंग पावर अंडर सेक्शन 2, सेक्शन 22 में जो है कुछ पावर दी गई हैं डायरेक्टर जनरल को और ऑफिसर को कि वो इन्वेस्टिगेशन कर सकते हैं। अगर वो जो है नॉन रीजनेबल ग्राउंड पे वो अपनी पावर्स का यूज़ करते हैं तो उस केस में जो है उनको भी पनिशमेंट मिलेगी, उनको भी पेनल्टी लगाई जाएगी। अब सपोज ये सर्च करते हैं या कॉज टू बी सर्च बाय एनी प्रिपाइसेस या सीज्ड एनी रिकॉर्ड रजिस्टर और अदर डॉक्यूमेंट और आर्टिकल, यानी कि वो किसी रिकॉर्ड को सीज कर देते हैं या फिर किसी डॉक्यूमेंट या आर्टिकल को जो है सीज कर देते हैं, तो उस केस में जो है उनको नो रीजनेबल कॉज, यानी बिना किसी रीजन के ये काम कर रहे हैं, तो उस केस में जो है उनको पनिशमेंट मिलेगी। क्या पनिशमेंट मिलेगी? सेल फॉर एवरी सच ऑफेंस बी पनिश्ड विथ इम्प्रिजमेंट फॉर ए टर्म विच में एक्सटेंड टू 1 ईयर और विथ फाइन विच में एक्सटेंड टू 10,000 रुपये और विथ बोथ, यानी कि 1 साल तक की सजा या फिर उनको 10,000 रुपये का जुर्माना या फिर दोनों ही उनके ऊपर लगाया जा सकता है। यानी कि बिना किसी रीजन के वो जो है कहीं पे जाके सर्च कर रहे हैं किसी भी प्रीमाइसेस पे या फिर जो है किसी भी डॉक्यूमेंट को रिकॉर्ड को जो है सीज कर दे रहे हैं, तो उस केस में डायरेक्टर जनरल या फिर कोई ऑफिसर जो सर्च कर रहा है बिना किसी रीजनेबल ग्राउंड के, उसके ऊपर 1 साल तक की सजा या 1 साल तक का जेल या फिर 10,000 रुपये तक का जुर्माना या फिर दोनों ही लगाया जा सकता है। क्लियर। वहीं पे सेक्शन 88 में ये कहा गया कि हु एवर फेल्स टू कॉम्प्ली विथ एनी डायरेक्शन ऑफ सेंट्रल अथॉरिटी अंडर सेक्शन 20 and 21 shall be punished with imprisonment for a term which may extend to 6 months or with fine which may extend to 20 लाख रुपये और with both। तो अगर आप जो है सेक्शन 20 और सेक्शन 21 में जो चीज़ें सेंट्रल अथॉरिटी के अंडर हैं, अगर उसमें से किसी भी चीज़ को आप कॉम्प्ली नहीं करते हो, यानी कि जो कंज्यूमर राइट्स हैं उसको अगर वायलेट करते हो, तो उस केस में जो है 6 महीने का आपको जो है जेल हो सकता है और वहीं पे 10 लाख रुपए तक का जुर्माना या फिर दोनों ही आपके ऊपर लगाया जा सकता है, अगर जो है आपके ऊपर मतलब कि मैन्युफैक्चर या फिर जो भी वो कंज्यूमर राइट को वायलेट करता है उसके ऊपर। तो ये जो है कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 2019 के तहत डिफरेंट ऑफेंसेस एंड पेनल्टीज थे। विश यू ऑल द बेस्ट, कीप वॉचिंग।